नमस्कार दोस्तों, बीटीबी में आपका स्वागत है। आज चैट विद देव में मैं आपको एक ऐसा विश्लेषण बताना चाहता हूं कि इस भारत देश का संस्कार क्या है, भारत देश में क्या हो रहा है, हम किस तरह के बीज बो रहे हैं, और जब रिजल्ट आता है, जब इसका कोई ऐसा परिणाम आता है, जब इस तरह का कोई कहीं नरसंहार होता है, कहीं पर लोग रिवोल्ट करते हैं, कहीं पर कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कहीं पर कोई आतंकवाद जैसी घटना घटती है, तो लोग उस पर सवाल क्यों उठाते हैं। मैं इस पर एक छोटा सा विश्लेषण आज आपको बताना चाहता हूं। साथियों, अभी आपने देखा होगा हमारे हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक बहुत बड़ी रैली निकली, जिसमें जय भवानी और ठाकुर जैसे नारे लगे कि हम ठाकुर हैं। और साथ ही आप देखें, अगर इस देश के अंदर जाति को ग्लोरीफाई करने के लिए कि हम ठाकुर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम वादे के पक्के हैं, जब इस तरह के नारे लगेंगे कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और समाज में इस तरह के जब बीज हम बोएंगे, जब समाज में इस तरह की घृणा बोएंगे, उसका परिणाम क्या होगा। आप छोटा सा देखिए जरा इस विश्लेषण को, इस वीडियो को देखिए कि वो लोग किस तरह से सड़कों पर आके क्या करने जा रहे हैं, और किस तरह का, मैं कह सकता हूं, किस तरह का बीज वो हमारे समाज में डाल रहे हैं। और वो जिम्मेवार राजनीतिक दल जो संसद और विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं, जो देश के लिए कानून बनाना चाहते हैं, जो प्रदेश के लिए एक बड़ा काम करना चाहते हैं, उन लोगों की मानसिकता को आप देखिए। मैं आगे एक और विश्लेषण आपको बताने जा रहा हूं। जहाँ पर अभी नवरात्रे बीते, नवरात्रों में हमारी बेटियों के पांव छूकर इन्होंने बढ़ाकर 2 लाख कर दी। मुख्यमंत्री साहब, हमारा पूरा आक्रोश आपके प्रति। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी बहन बेटियों की कीमत तय करें। बहन बेटी किसी भी जाति की हो, बहन बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी के घर की बेटी नहीं भागनी चाहिए, किसी के भी घर की बेटी को नहीं भगाना चाहिए, और किसी के भी घर की बेटी के ऊपर सरकार को कीमत नहीं लगानी चाहिए। हमारी 2 मुख्य मांगे। पहली मांग, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि का फैसला जो आपने लिया है, उसको तुरंत प्रभाव के साथ आप वापस लें। हमारा निवेदन है, कड़बड़ निवेदन आप लोगों से। दूसरी मांग, स्वर्ण आयोग। हमको पता है स्वर्ण आयोग सदन के अंदर पारित होगा, बिल है, एक्ट, लेकिन आपने 2 साल पहले आपने वादा किया, हमने तो आपको ठाकुर समझा, आप ठाकुर, और ठाकुर अपनी बात से मुकरता नहीं, ठाकुर अपने वादे से मुकरता नहीं, क्योंकि ठाकुर की जुबान ही एक वादा होती है। हमारा आपसे ये निवेदन है कि स्वर्ण आयोग कमेटी जो गठित उसमें होनी, आज आप निर्णय लें। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम किसी प्रकार यहाँ पर कोई हुड़दंगबाजी नहीं। साथियों, आपने देखा होगा इस देश में जब कोई दुर्घटना होती है, जब कोई आतंकवादी हमला करता है, तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, पूरे देश में चीख पुकार होती है। और जम्मू कश्मीर में जो ये पहलगाम में हुआ, वो आपने देखा होगा कि लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया, लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया कि कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं। और हम इन चीजों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो किस तरह से बात कर रहे हैं और किस तरह से उलझ रहे हैं आपस में। हमारे 2 ही दल आप देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी, किस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं वो कि आप लोगों ने, जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने इस तरह से इतने आतंकवादी हमले हुए थे आपकी सरकार में। और जब ये बीजेपी कह रही है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जब से मोदी सरकार बनी तो इतने हमले हुए हैं, तब से लेकर। तो ये देखिए आप, ये एक और मानसिकता मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े 2 लोग हैं, एक उधर एक हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और इधर कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं। और आप देखिए इन लोगों को कि ये किस तरह की मानसिकता को लेकर मीडिया के सामने आते हैं, और किस तरह की जो हमारे समाज में, ये भी मैं कह सकता हूं, बहुत बड़ा बीज बोने की कोशिश करते हैं ये लोग। कह दिया है, खून और पानी साफ
नहीं सकते। जी हाँ, आज बहस उस सिंधु समझौते पर जिसके जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो रही है। 8 साल पहले अंजना जी ने एक कार्यक्रम किया, उड़ी का हमला हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। 8 साल पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, मारिए प्रधानमंत्री जी, उसे पानी पिला पिला कर मारते हैं या प्यासा मारिए, हम जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री जी? वो विजय नरवाल की जो बहन है सृष्टि, उसकी बातों का कौन जवाब देगा? 1.5 घंटे भारत के खिलाफ जो डोजियर देता उसमें आपके नेताओं के स्टेटमेंट को, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते हैं, प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब। आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात लगती है। और आपने देखा भी क्या बोल रहे थे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, तो खाम में अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से हो जाएगा। जनाब, ये चिंता मत करिए, हर बात में आप रिलीजन को लाने की जो कोशिश करते हैं, चिंता मत करिए, केवल अल्लाह के रहमो करम से, फजलो करम से नहीं होने वाला, इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना न्यूक्लियर वॉर, पहली बात तो न्यूक्लियर वॉर कोई हैसियत नहीं, अभी तक रशिया ने कभी यूज नहीं किया यूक्रेन के ऊपर, ये क्या गीदड़ भपकी देते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो बहुत दुखद है, बहुत खेद है। हर आदमी की आंखों में आंसू थे उस दिन। हर आदमी, पूरे भारत के लोगों में एक डर था, एक भय था, एक रोष था और एक जोश था कि हम जिस जगह घूमने जा रहे हैं, हम शांति के लिए जा रहे हैं, हम पीस पाने चाह रहे हैं, हम हनीमून जैसा एक शब्द है उसको मनाने वहां जा रहे हैं, हम एक अच्छी वीडियोग्राफी के लिए अपने देश के कोने में जा रहे हैं, पर हम वहां सुरक्षित नहीं हैं। इसका बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? आपको मैं ये चीजें आपने देखी होगी पूरे मीडिया में, पूरे इसमें देखा होगा कि लोग रोते हैं, लोग रोष प्रकट करते हैं। थोड़ी सी झलक मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि ये जो देश है, इस देश में जब इस तरह का माहौल होता है, इस तरह की स्थिति आती है, तो देश किस तरह से रिएक्ट करता है। आप जरूर आप एक चीज ये देखिए कि पूरे देश के अंदर और हमारी जो सेना है और हमारे जो राजनीतिक दल हैं, वो सेना और सेना गवर्नमेंट के बीच का जो तालमेल है वो भी बहुत गुनाह हो गया। ये हमला वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है। कश्मीर को कत्ल किया, उसको मैं दूंगा, उसको फांसी मैं दूंगा। मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने मेरी 4 बेटियों को कत्ल किया। थोड़ी हो गई उधर और हम लोग नीचे झुक गए, तो हेमंत जोशी करके हमारे साथ में थे, तो वो पीछे से आए कि बोले कि क्यों कर रहे हो आप, हम क्या हुआ है, ऐसा बोलने के लिए गए, आगे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा, मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उधर। फिर बाद में वो लोग चले गए। देश के नौजवानों के और इस देश में जो लोग पैदा होते हैं, इस देश में जब भी लोग पैदा होते हैं और जब मरते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक हम दिमाग में क्या चीजें, कौन सा संस्कार डाल रहे हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में एक शब्द आया जब वहां पर पहलगाम में जो वहां के जो आतंकवादी थे, उन्होंने जब गोली मारी तो क्या पूछा, उन्हें पूछा क्या तुम हिंदू हो?
साथियों, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि ये पूछकर उन्होंने क्या किया, क्या जानना चाहते हैं वो लोग, क्या करना चाहते हैं वो, किस तरह का उपद्रव भारत के अंदर या दुनिया में फैलाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं, उनका भी कोई धर्म है या धर्म है कि नहीं है, या कोई षड्यंत्र है। ये चीज तो आप लोग जानते हैं, ये चीज तो हमारे इंटेलिजेंस जानती है कि क्या है। पर साथियों, मैं एक संस्कार आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश में ये हर बार पूछा जाता है, हर दिन पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। इस देश में क्या पूछा जाता है, मैं आपको ये चीजें थोड़ी सी बताता हूं कि लोग क्या पूछते हैं रोज। जाति पूछकर बारात पीट दी जाती है, क्या कभी किसी ने सवाल उठाया? जाति पूछकर रेप किए जाते हैं, बलात्कार किए जाते हैं, क्या कभी इस देश में किसी ने सवाल उठाया? जाति पूछकर सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, जाति पूछकर ही दाखिले किए जाते हैं, जाति पूछकर ही इंटरव्यू किए जाते हैं, जाति पूछकर ही खटिया पर बैठ सकता है ये आदमी, नहीं बैठ सकता है, पहले जाति पूछती इस देश में। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करिए इस पर। जाति पूछकर ही घोड़ी से उतार दिया जाता है, जाति पूछकर ही न्याय और अन्याय का फैसला होता है, जाति पूछकर ही प्रमोशन और डिमोशन होती है दोस्तों, जाति पूछकर ही जाति पूछकर ही पुलिस में ये केस लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, इस केस को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों, मैं इसलिए ये एनालाइज करता हूं कि मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी जगह पर गया जहां पर मुझे ये कहना पड़ा कि मैं बहुजन जाति से हूं, और मुझे ये कहा गया आप रुकिए भाई साहब, आप रुकिए। और दूसरे भाई साहब मेरे साथ थे, वो राजपूत ब्राह्मण थे, उनको कहा गया आप आइए और आप रुकिए। तो मेरे दिमाग में बहुत बार ये सवाल आता है कि इस देश के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, और इस देश के अंदर कैसी व्यवस्था है, इस देश के अंदर कैसी बीमार मानसिकता है इस देश के अंदर। आप इस चीज को देखिए दोस्तों, जाति पूछकर ही न्यायालयों में फैसले दिए जाते हैं, बदले जाते हैं, जाति पूछकर ही किराए का मकान दिया जाता है, जाति पूछकर ही तय होता है कि ये आदमी इंसान है या जानवर, और जाति पूछकर ही पानी पिलाया जाता है कि इस आदमी को पानी पिलाना है नहीं पिलाना है, मंदिर में जाने देना कि नहीं जाना है, और जाति देखकर ही मीडिया तय करता है कि मुद्दा ये उठाया जाए या नहीं, जाति पूछकर ही मकान तोड़वाया जाता है, डोजर चलाया जाता है, जाति पूछकर ही योग्यता का आंकलन किया जाता है। दोस्तों, यहां तक कि मर जाने के बाद जब आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है, तब भी जाति पूछी जाती है कि किस जगह इस आदमी का अंतिम संस्कार करना है। यह वो आतंक है, मैं ये एक छोटी सी लाइन और कहता हूं, यह वो आतंक है जहां एक जाति दूसरी जाति पर हर दिन, हर घड़ी, हर इलाके में, पूरे देश में रोज कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है। साथियों, आपको यह विश्लेषण कैसे लगा, आप जरूर इस पर कमेंट दीजिए।